नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला से परिवार पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों को एक प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार करना है। इसके साथ ही सभी कल्याणकारी योजनाओं को इसमें जोड़ा जाएगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं जिसका कार्ड न बने। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों का पहचान पत्र नहीं बना है वो बनवा लें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से लोगों को लाभ हुआ है। पिछले 5 साल में सुशासन पर हमारा फोकस रहा। सीएम ने लोगों को गृह जिले में रोजगार देने पर जोर दिया। इसके साथ ही कहा कि डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटलाइजेशन के बाद बुजुर्गों को पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़े। सीएम ने सरकार के विजन को बताते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस का संकल्प सरकार का ध्येय है। उन्होंने कहा कि ये साल सुशासन का संकल्प वर्ष रहेगा। गुड़गांव में मेरा परिवार समृद्ध परिवार कार्यक्रम के तहत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और अधिकारी मौजूद रहे और गुड़गांव के लोगों को पहचान पत्र दिए गए। योजना के तहत परिवार पहचान पत्र देने का उद्देश्य यही है कि सभी परिवारों का एक प्रमाणिक डेटा बेस तैयार किया जा सके। इस डेटा के साथ ही सभी सरकारी योजनाओं को जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। झज्जर में जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने परिवार पहचान पत्र लोगों को बांटे और सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बीजेपी सांसद ने कहा कि जिले में 810 कमेटियों ने पात्र लोगों का डाटा इकट्ठा किया है ताकि अंत्योदय की भावना से हर पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से मिल सके। मेरा परिवार मेरी पहचान पत्र वितरण समारोह की शुरुआत सीएम ने पंचकुला से की और सीएम मनोहर लाल ने परिवार आईडी का शुभारंभ करते हुए जिला स्तर पर परिवार के मुखिया को परिवार आईडी के पहचान पत्र दिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो परिवार का मुखिया होगा उसका एक आईडी बनाया जाएगा। इसमें उसका एक यूजर कोड होगा। इस यूजर कोड से उस परिवार के हर सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। हरियाणा में लोगों को परिवार पहचान पत्र देने की शुरुआत हो चुकी है। फरीदाबाद में इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पृथ्वीला विधायक नैनपाल रावत ने कई परिवारों को परिवार पहचान पत्र सौंपे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पहचान पत्र से जरूरतमंद परिवारों को घर बैठे सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी मिलेगी। सभी नागरिकों को 8 अंकों का पहचान नंबर जारी किया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इसके साथ ही डुप्लीकेट की संभावना भी कम होगी। सभी योजनाओं का लाभ एक ही पहचान पत्र से मिलेगा। इस पहचान पत्र के बाद बार बार दूसरे पहचान पत्र के दिखाने की जरूरत नहीं होगी। पहचान पत्र के साथ वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना को जोड़ा गया। मेरा परिवार मेरी पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम का जिला स्तरीय आयोजन पंचकुला से किया गया। इसके मुख्य अतिथि सीएम मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रहे। रेवाड़ी में भी जिला सचिवालय में इस कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण किया गया। इसमें सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की और कहा कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना। सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की बहुत सी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिसके वो हकदार हैं। इसको देखते हुए इसकी शुरुआत की गई। कुरुक्षेत्र में परिवार पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम में सांसद नायब सिंह, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। योग्य परिवारों को पहचान पत्र सौंपे गए। भिवानी में परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। डीआरडीए हॉल में परिवार पहचान पत्र का वितरण किया गया। करनाल में उपायुक्त निशांत यादव की तरफ से 20 लोगों के परिवारों को पहचान पत्र दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने लाभार्थियों को बताया कि इस परिवार पहचान पत्र का इस्तेमाल कहां और कैसे होगा। अब तक करनाल में परिवार पहचान पत्र के लिए 2,05,000 से ज्यादा लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया है और जल्द ही उन्हें भी ये पहचान पत्र बांटे जाएंगे। ये परिवार पहचान पत्र आईडी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल होंगे।
अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जाकर तैयारियों का लिया जायजा। भूमि पूजन कार्यक्रम में देश भर के करीब 135 संतों को न्योता दिया गया। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखने के लिए 5 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। गौरी गणेश के पूजन के साथ ही अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या में हर तरफ दीपावली के जैसा नजारा है। रंग बिरंगी रोशनी से नहाई अयोध्या में लोग दीपोत्सव को मना रहे हैं। अयोध्या वासियों में उल्लास है। हर तरफ राम नाम के संकीर्तन की ध्वनि गूंज रही है। भूमि पूजन में अयोध्या जाने के लिए पीएम का कार्यक्रम तय हो चुका है। पीएम करीब 9:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 10:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लखनऊ से 10:40 पर हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। 11:30 बजे अयोध्या के साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर लैंडिंग करेंगे। 11:40 पर हनुमानगढ़ी में 10 मिनट की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम है। 10 मिनट में रामलला विराजमान के दर्शन होंगे और 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आधारशिला रखेंगे। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी राम टेम्पल ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रहा है। यह समारोह बुधवार शाम 7:30 बजे यहां शुरू होगा। 5 अगस्त की शाम को यहां पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में पीएम नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्षों पुरानी मांग पूरी होने वाली है। देश भर में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम करके खुशी मनाई जा रही है। राम मंदिर निर्माण को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि 500 साल का इंतजार अब खत्म हो गया है। अयोध्या में 5 अगस्त से रामलला का दरबार बनने जा रहा है। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर सवाल उठाने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा राम मंदिर और हिंदू मान्यताओं के खिलाफ बोलते हैं। जिन्होंने मंदिर बनाना है उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाल लिया। 5 अगस्त को देखते हुए श्रीनगर जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन को रिपोर्ट मिली कि कुछ अलगाववादी संगठन श्रीनगर में हिंसक प्रदर्शन करके कानून व्यवस्था को खराब कर सकते हैं। कर्फ्यू 4 और 5 अगस्त को भी जारी रहेगा। रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि कुछ अलगाववादी और पाकिस्तानी समर्थित संगठन 5 अगस्त को जिले में ब्लैक डे मनाने वाले हैं। पिछले साल 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। यूपीएससी 2009 सिविल सर्विसेज परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं। प्रदीप सिंह, जतिन किशोर, प्रतिभा वर्मा टॉपर रहे हैं। टॉप 10 में हिमांशु जैन, जयदेव सी एस, विशाखा यादव, गणेश कुमार भास्कर, अभिषेक सर्राफ, रवि जैन, संजीता महापात्रा भी रहे। सोनीपत के प्रदीप मलिक ने यूपीएससी में टॉप किया है। प्रदीप मलिक का तेवड़ी गांव के रहने वाले हैं, जिसके बाद गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। समालखा की बेटी मधुमिता ने सिविल सेवा परीक्षा में 86वीं रैंक हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। रिजल्ट घोषित होने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मधुमिता ने बताया कि उनके पिता का सपना था कि वो आईएएस बने, जो कि आज पूरा हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरी बार में उनको यह सफलता हाथ लगी। हरियाणा में 37,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 81% से ज्यादा हो चुके हैं रिकवर। 24 घंटे में मिले 654 मरीज। अब तक 440 की जा चुकी है जान। भिवानी में कोरोना संक्रमित 9 मरीज मिले। जिले में कोरोना के करीब 800 केस हो गए हैं। जिले में कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है। नूह में 24 घंटे में कोरोना का एक नया केस मिला है, जबकि 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। पिछले कई दिनों में इलाके के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। जिले में अब तक का कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। नूह में कोरोना के 50 एक्टिव मरीज हो गए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 555 मामले सामने आए हैं। इसमें से अब तक 493 मरीज ठीक हुए हैं। जिले में अब तक 14,708 लोगों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है। फरीदाबाद में हर रोज डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। 24 घंटे में 170 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 134 तक पहुंच गया है। जिले में अभी भी 900 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। रेवाड़ी में 24 घंटे में 50 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना के केस 2000 के करीब पहुंच गए हैं, जबकि 1400 के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। जिले में एक्टिव केस 500 के करीब।
फरीदाबाद में मेरा परिवार मेरा पहचान पत्र के कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की गाड़ी का पीटीआई टीचर्स ने घेराव कर दिया। पीटीआई टीचर्स के गुस्से को देखते हुए भारी पुलिस बल ने इस मामले को संभाला। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने बड़ौदा गांव और बैसवाल कला गांव में नए सरकारी गर्ल्स कॉलेज खोलने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस फैसले को उपचुनाव से न जोड़ा जाए। जगबीर मलिक ने यह भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के नतीजे के बाद दोनों कॉलेज ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएं। इसके अलावा इस कॉलेज में पढ़ाने वाले स्टाफ की जल्द भर्ती हो, आने जाने के लिए बसें भी चलाई जाएं। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने ओपी चौटाला पर पलटवार करते हुए कहा कि ओम प्रकाश चौटाला बड़े नेता हैं, उन्हें बयान सोच समझ कर देना चाहिए। रामकुमार गौतम पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, उन्हीं के साथ। अभय चौटाला के उस बयान पर भी कटाक्ष किया जिसमें अभय चौटाला ने कहा था कि कांग्रेस बीजेपी जेजेपी मिलकर काम कर रही है। निशांत सिंह ने कहा कि कुछ लोग खाली होते हैं और खाली समय में ऐसे बयान निकल जाते हैं। सिरसा में इंसो के स्थापना दिवस को लेकर के जेजेपी संरक्षक अजय सिंह चौटाला ने पौधारोपण किया। चौधरी देवीलाल पार्क में त्रिवेणी लगा करके अजय चौटाला ने पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अजय चौटाला ने कहा कि इंसो के संगठन को लगातार मजबूत किया जा रहा है, अन्य प्रदेशों में भी इंसो का विस्तार किया जा रहा है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है, दोनों पार्टियां मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ें। कांग्रेस और इनेलो के उपचुनाव में जीत के दावे पर अजय चौटाला ने कहा कि प्रजातंत्र में हर पार्टी को दावा करने का हक है, लेकिन फैसला जनता के हाथ में होता है। कुरुक्षेत्र में पूर्व विधायक पवन सैनी ने रामशरण माजरा गांव में पौधारोपण किया। हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान की शुरुआत करते हुए पूर्व विधायक ने कहा, सरकार प्रदेश में 20% वन क्षेत्र बढ़ाने की कवायद में जुटी। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि शहर से लेकर गांव तक पर्यावरण को स्वच्छ रखने की मुहिम पर यह काम किया जा रहा है। पवन सैनी ने बताया कि अभियान के तहत 3 अगस्त को हर मंडल में कम से कम 100 पौधे लगाकर उन्हें रक्षा सूत्र से बांधा जाएगा। इस अभियान से सांसद से लेकर सरपंच तक हर किसी को जोड़ा जाएगा। नारनौल अनाज मंडी में तकरीबन 30,000 क्विंटल गेहूं सड़ गया, लेकिन सरकार ने इसका कोई समाधान नहीं निकाला। वहीं किसान को गेहूं की फसल के रुपए भी नहीं मिले। इसको लेकर के किसानों ने अनाज मंडी में प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार और प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। किसानों का यह भी कहना है कि समाधान नहीं होने पर सीएम आवास का वो घेराव करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। किसानों का कहना है कि अनाज मंडी में गेहूं को बेचे हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन उन्हें फसल का पेमेंट अब तक नहीं मिला है। किसान रोज आड़तियों और बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर है। नरवाना में जन स्वास्थ्य विभाग ने सड़क उखाड़ कर गड्ढा तो बना दिया, लेकिन विभाग उसे बंद करना भूल गया। 1 महीना बीत जाने के बाद भी गड्ढा बंद नहीं हुआ। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं लोगों ने इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। कहा कि पार्षद के वो चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते। समस्या का हल नहीं हुआ तो वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। भिवानी में बेखौफ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े बैंक से तकरीबन 6.25 लाख रुपए की लूट की और बड़े ही आसानी से फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। जुलाना की अनाज मंडी में पूर्व प्रधान का शव कुएं से बरामद हुआ है। 31 जुलाई को घर से गायब थे, जिसके रिपोर्ट परिजनों ने थाने में भी दर्ज करवाई। मामले में परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई। किसी शख्स ने जुलाना पुलिस को सूचना दी कि करसोल सड़क पर कुएं में शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। बताया जा रहा है कि शव पूरी तरह से सड़ चुका है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जींद के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों से कपड़े और चप्पल से उसकी पहचान करवाई। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। सोनीपत पीएनडीटी टीम ने आदर्श नगर के क्लिनिक में चल रहे फर्जी डॉक्टर प्रवीण अंतिल को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान टीम ने गर्भपात किट और भारी मात्रा में दवाइयों को बरामद किया।
आरोपी झोलाछाप डॉक्टर मुरथल का रहने वाला बताया जा रहा है। पीएनडीटी टीम ने एक फर्जी ग्राहक बनकर इसके पास भेजा, गर्भपात की गोलियां भी खरीदी। इसके बाद डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। वहीं छापेमारी के दौरान झोलाछाप डॉक्टर से क्लिनिक चलाने के कागजात भी नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। करनाल के फुरला गांव में दो गुटों में झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में चाकूबाजी का मामला भी सामने आया। चाकू लगने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चकबंदी के नए सिरे से जांच करवाने को लेकर के चरखी दादरी जिले के गुडाना गांव में 49 दिन भी धरना जारी रहा। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, जब तक नए सिरे से चकबंदी का काम शुरू नहीं होता तब तक किसी भी तीज त्योहार को वो नहीं मानेंगे। धरना स्थल पर किसान काफी संख्या में मौजूद रहे। प्रदेश की गठबंधन की सरकार हठधर्मिता और तानाशाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं। गुड़गांव मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस ने वारदात के 2 दिन के बाद आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश और अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज किया है। 31 जुलाई को ही मॉब लिंचिंग के मामले में क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी के बचे आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने बादशाहपुर थाने के 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मारपीट के मामले में लोगों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच को लेकर के सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। वकील विकास सिंह ने यह भी कहा कि अगर मुंबई पुलिस इस मामले में हो रही निष्पक्ष जांच में बाधा डालती है तो शायद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए एकमात्र विकल्प सीबीआई के सामने ही इसकी जांच करवाना रह जाएगा। सुशांत मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी कह चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लोगों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने हुक्का और हुक्का जैसे यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए हुक्के पर रोक लगाने का ऐलान किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि तंबाकू वाला हुक्का या फिर हर्बल हुक्का, वाटर पाइप और अन्य हुक्का जैसे यंत्रों का सभी होटल, रेस्टोरेंट, खाने की दुकान, बार, पब, डिस्को समेत सभी सार्वजनिक स्थानों पर इस्तेमाल तुरंत प्रभाव से निषेध किया जाए। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। कोरोना संबंधी रिस्क फैक्टर को लेकर के डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो सूचना जारी की गई उसके अनुसार ये स्थितियां खतरनाक हो सकती हैं। धूम्रपान करने वालों में कोरोना संक्रमण की आशंका ज्यादा होती है क्योंकि सिगरेट के सेवन से उंगलियां होठों के संपर्क में आती हुई यह संक्रमण फैलने का कारण बन सकती है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के कोरोना रोकथाम में भारत के बेहतर प्रदर्शन के दावे पर तंज कसा। कोरोना से बिगड़ते हालात पे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसते हुए लिखा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, सही समय पर सही फैसले का मतलब है कि भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। दुनिया में 1,84,40,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित केस हैं। 6,97,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। 60,71,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। अमेरिका में 48,62,000 से ज्यादा कुल कोरोना के संक्रमित केस हैं। 1,58,929 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। 22,56,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्राजील में 27,51,000 से ज्यादा कुल कोरोना के संक्रमित केस हैं। 94,702 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 7,44,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों का इलाज जारी है। रूस में 8,56,264 कुल कोरोना के संक्रमित केस हैं। 14,207 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। 1,88,464 कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में फिर एक दिन में 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस। एक दिन में 806 कोरोना के मरीजों की मौत। 43,000 से ज्यादा कोरोना मरीज रिकवर। देश में 18,55,000 से ज्यादा कुल कोरोना के संक्रमित केस। कुल 38,971 कोरोना के मरीजों की मौत। 5,85,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र में करीबन 9,000 नए संक्रमित केस मिले हैं। कुल 4,50,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित केस हैं। राज्य में 15,842 कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है।
तमिलनाडु में कोरोना के 5,600 नए संक्रमित केस मिले हैं। 2,63,222 कुल कोरोना के संक्रमित केस हैं। 4,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कुल 1,66,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित केस हैं। 1,500 से ज्यादा कोरोना की मौत हुई है। 76,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। कोरोना मरीजों के स्टेट टैली में 5वें नंबर पर खिसकी राजधानी दिल्ली। कुल 1,38,482 कोरोना के मरीज। 4,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की मौत। 10,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों का चल रहा है इलाज। उत्तर प्रदेश में 4,441 से ज्यादा कोरोना के नए केस हैं। 1 लाख के करीब पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। 1,778 कोरोना के मरीजों की मौत।